बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 4 जून पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 187। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और सबसे पहली खबर खैबर पख्तूनख्वा से। खैबर पख्तूनख्वा जहां पर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इमरान खान के नाम पर वोट मिला है, मैंडेट मिला है। इमरान खान ने नामजद किया सुहेल खान अफरीदी को अपने चीफ मिनिस्टर के तौर पर। वो इमरान खान के वोटों पर वहां पर चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मुकम्मल तौर पर बेबस हैं। मुकम्मल तौर पर इस वक्त लग नहीं रहा कि वो किसी भी सूरत अपने सूबे को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं जो कलमात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इतनी सख्त तनकीद अपने ही चीफ मिनिस्टर पर करते हुए बिल्कुल भी दिल में कोई खुशी नहीं हो रही, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। वो बाद में चल के बताता हूँ कि इतनी सख्त तनकीद की ज़रूरत क्या है। आपके सामने वीडियो रखेंगे, सबूत रखेंगे, तहरीक इंसाफ के अपने लीडरान के बयान रखेंगे जो आपको ये बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत के अंदर खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस, मतलब कि तहरीक इंसाफ हुकूमत की पुलिस, क्योंकि वहाँ पर हुकूमत उनकी है, वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ही काम कर रही है, पाकिस्तान के आइन के ख़िलाफ़ काम कर रही है, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ काम कर रही है, तहरीक इंसाफ के लीडरान को गिलगित बल्तिस्तान जाने से रोक रही है। नाजायज़ तौर पर जानबूझकर झूठे रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं। वहीं पर सलमान अकरम राजा साहब को भी जलीलो ख्वार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लीडरान को भी ऐसे ही किया गया। फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस में राब्ता करना पड़ा, वहाँ से फ़ोन करवाने पड़े, फिर जाके पुलिस ने थोड़ी बहुत मानी और उनको वहाँ से जाने दिया गया। सोचिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कितनी बेबस है और चौधरी निज़ामुद्दीन किस तरीके से वहाँ आइन को तोड़ने का नंगा नाच नचवा रहे हैं। जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो वहाँ पर पुलिस को नकेल डाले बैठे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी अपनी हुकूमत है वो कुछ नहीं कर पा रहे। आपके सामने ये वीडियो रखेंगे, गौर से आपने देखनी है। ये एहसान तूर जो इस वक्त यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये वीडियो रिकॉर्ड करवाई है। उनका पूरा बयान सुनिएगा, 2 मिनट की वीडियो है। पूरा कच्चा चट्ठा खोल के सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस वहाँ पर चौधरी निज़ामुद्दीन, मतलब पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, और सुहेल अफरीदी और उनके साथी वज़रा और उनकी पूरी कैबिनेट किस तरीके से लाचार हैं, बेबस हैं और अपनी ही पुलिस के हाथों वो यरगमाल हुए हैं। ये ज़रा सुनिए और देखिए कि कैसे पहले बर्फ़ फेंकी गई है, फिर अगर किसी को गुजारना है, उसने फ़ोन करवा दिया, सिफारिश करवा दी, तो वो बर्फ़ उठाई जाती है, उसको गुजारा जाता है, फिर वो बर्फ़ उठाकर जो है वो सड़क पर फेंक दी जाती है ताकि पीछे से आने वाले लोगों को ये कहा जाए कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई है। वीडियो को गौर से देखिए भी, और एहसान तूर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूथ विंग के इस वक्त प्रेसिडेंट हैं वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये देखें जी, ये लोग रोड बंद कर रहे हैं, खुद ही बर्फ खुद ही लगा रहे हैं रोड के अंदर। ये देखना भी, ये रोड खुद ही बंद कर रहे हैं। साथ केपी पुलिस भी मिली हुई है और गिलगित पुलिस भी मिली हुई है। ये इन लोगों ने रोड खुद ही बंद कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कल से फंसे हुए हैं। एक तो नारायण से आगे केपी पुलिस ने तकरीबन 7-8 जगह पे नाकाबंदी की हुई है। टूरिस्ट को भी जलीलो ख्वार कर रहे हैं, जो लोग पंजाब से आए हुए हैं, जो लोग सिंध से दूर दराज इलाकों से आए हुए हैं। टूरिज्म भी ये लोग तबाह कर रहे हैं। और गिलगित वालों से तो हम क्या ही गिला करें, क्योंकि वहाँ पे तो पहले ही जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत है। यहाँ पे जहाँ पे हमारी अपनी हुकूमत है, मेरा ये सवाल है अरबाब इख्तियार से कि ये कौन कंट्रोल कर रहे हैं गिलगित केपीके की पुलिस को। अब इन्होंने क्या हरकत की है कि वहाँ से साइडों से बर्फ उठा के तो वो बकेट के जरिए रोड के आप ऊपर डाल रहे हैं ताकि लोगों को ये बता सके कि जी उधर बर्फबारी हुई है, वहाँ पे स्नोफॉल हुआ हुआ है और आगे से इसलिए रास्ते बंद है। तो हमें एक पुलिस वाले को हमने मिन्नत तरला करके पूछा तो साइड पे जाके उसने कहा जी ना मेरा नाम लेना है आपने और ना मेरी तस्वीर देनी है, लेकिन हमें ऊपर से ऑर्डर है कि 7 तारीख तक किसी भी किस्म की ट्रैफिक, किसी भी किस्म का कोई भी बंदा यहाँ से पास नहीं हो सकता। सुबह सलमान अकरम राजा साहब के साथ इन्होंने ये किया है, वो 6-7 घंटे जो है वो इधर से फंसे रहे। और सबसे जरूरी चीज कि जब उनको कॉल करवाई गई या की गई हुकूमत की तरफ से, तो वो पुलिस वाले
उनको छोड़ के आए वहां तक, और जिन्होंने फैसिलिटेट किया था, मेरे इल्म में अभी ये बात आई है कि एक बंदे को उनमें से सस्पेंड कर दिया गया है कि आप लोगों ने क्यों इनको जो है वो फैसिलिटेट किया है। तो बड़ा सीधा सा सवाल है कि भाई ये केपी पुलिस को कौन कंट्रोल कर रहा है? अगर हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अगर हमने इसी तरह जो है वो हम कठपुतली इनकी बने हुए कोई और कहीं और से कंट्रोल हो रहा है तो छोड़ दें। हुकूमत किस लिए हुकूमत रखी हुई है? क्या जरूरत है इस हुकूमत की? तो हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं सीएम साहब से, और जितने अरबाब इख्तियार हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि मेहरबानी करें इसके ऊपर फौरी एक्शन लें। ये कोई तरीका नहीं है। आप लोग ना सिर्फ कि यहाँ पे इमरान खान के वोटर सपोर्टर और आम आवाम को तंग करें, बल्कि आप लोग टूरिज्म का भी बेड़ा गर्क कर रहे हैं। ये केपी पुलिस टूरिज्म का बेड़ा गर्क कर रही है। जो सुन लिया आपने, कोई कसर रह तो नहीं गई। मैं एक बार फिर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। देखिए कि जब वो गुजर रही है उनकी गाड़ी, तो वो दोबारा से बर्फ उठाकर उस अर्थ मूविंग मशीन के साथ दोबारा से उसको फेंक रहे हैं सड़क के दरमियान में, ताकि जो पीछे से गाड़ियां आएं उनको रोका जा सके। एहसान तूर ने लगी लिपटी के बगैर सीधा बताया है कि कैसे यहां पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडर्स को रोका जाता है, उनका वक्त बर्बाद किया जाता है और उन्हें यहीं से वापस भेज दिया जाता है। यह भी उन्होंने बताया कि सलमान अकरम राजा साहब को भी यहीं पर ख्वार किया गया पहले, फिर उन्होंने ऊपर फ़ोन किया, ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर से बात की होगी, उनके फ़ोन पर फिर आगे छोड़ के आई पुलिस, फिर प्रोटोकॉल दिया जब फ़ोन आया, और उसके बाद उनको आगे जाने दिया, लेकिन दोबारा बर्फ़ फेंक कर फिर नाका लगा दिया। 5 नाके कम से कम रास्ते में लगाए हुए हैं, ताकि एक से बचें तो दूसरा, दूसरे से बचें तो तीसरा, तीसरे से बचें तो चौथा, चौथे से बचें तो पांचवां। 5 नाके हैं तहरीक इंसाफ की पुलिस के। मैं तहरीक इंसाफ की इसलिए कह रहा हूं, हालांकि पॉलिटिकल पार्टी की पुलिस नहीं होती, लेकिन हुकूमत, क्योंकि अगर पुलिस आज कुछ गलत करेगी, मसलन पंजाब पुलिस कुछ गलत करती है तो हम कहते हैं मरीम नवाज़ की पुलिस ने यह गलत किया है, ये जुल्म किया है, तो अब खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस जो है उसके बारे में भी यही बात करनी पड़ेगी कि वो सुहेल अफरीदी साहब की पुलिस है और वो उन्हीं की पार्टी के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब सुहेल अफरीदी साहब को हो सकता है हमारी ये तनकीद बहुत बुरी लगे, हमारी ये बरजस्ता और सख्त बातचीत उन्हीं के बारे में, और जो वीडियो हमने एहसान तूर की सामने रखी है जिसमें सब कुछ अयां है, उससे सुहेल अफरीदी साहब को बुरा लगे कि हम उन्हीं पर तनकीद कर रहे हैं। लेकिन अगर वो पॉलिटिकल वर्कर हैं और संजीदगी से इस चीज़ पर सोचें तो हमारी ये तनकीद उनका हथियार है। उनको जर्नल्स को बताना चाहिए कि देखिए हमारी अपनी पार्टी में लोग अब तनकीद कर रहे हैं, एनफ इज़ एनफ, अब आप मज़ीद बेतौकीरी हमारी हुकूमत की, हमारे मैंडेट की, इमरान खान के वोट की और एक अवामी हुकूमत की मज़ीद तहकीर मत कीजिए। और जैसे कि एहसान तूर ने कहा कि अगर ये सब कुछ होना है तो फिर ऐसी हुकूमत का क्या फ़ायदा? ऐसी हुकूमत का फ़ायदा नहीं, इमरान खान को नुकसान पहुंच रहा है अगर इमरान खान के अपने वर्कर्स और पार्टी के लीडरान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महफूज नहीं हैं। अगर सुहेल अफरीदी आज खामोश रहे और इसके ऊपर उन्होंने कोई बातचीत ना की तो वो ये याद रखें और जमा खातर में रखें कि कल उनका भी घर से निकलना यही पुलिस बंद कर देगी। उनको मुकम्मल तौर पर अपनी तमाम कैबिनेट और जितने भी एमपीएज इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ खुद बॉर्डर पर बैठना चाहिए। अपने एमपीएज जो हैं उनकी टीमें बनानी चाहिए और इन्हीं चेक पोस्टों के साथ उनको कहना चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो वहाँ पर मौजूद रहें ताकि रास्ता जो है उसमें कोई खलल ना आए। स्पेशल टीम बनानी चाहिए जो इन तमाम रास्तों को क्लियर रखे। ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को ख्वार किया जा रहा है, बल्कि ये गर्मियों का सीज़न है, मतलब टूरिज़्म है इस सारे इलाके के अंदर। टूरिज़्म शायद एक वाहिद कमाई का ज़रिया है बहुत सारे लोगों के लिए। इस तरीके से लोगों को जलीलो ख्वार करके बर्फ़ कहीं से उठा के ला के सड़क पर फेंकी हुई है ताकि लोग वहाँ से ना गुजर सकें। तो सोचिए तहरीक इंसाफ के साथ साथ टूरिस्ट जो हैं उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, और ये जारी रखने का प्रोग्राम है जब तक गिलगित बल्तिस्तान का अगले चंद दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो जाता। सुहेल अफरीदी साहब को इस पे खामोश नहीं रहना चाहिए। हमें उनकी मजबूरियों का अदराक है, हमें पता है कि उनके बस में कुछ नहीं, ये पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स कर रहे हैं और जो आईजी पुलिस है वो उन्हीं के इमा के ऊपर काम कर रहे हैं, मिलिट्री जनरल्स के, और चीफ सेक्रेटरी भी। सुहेल अफरीदी साहब को मेरी वो फ़ोन कॉल याद करनी पड़ेगी जो इमरान खान साहब के हुक्म के मुताबिक उन तक मैंने की थी, और पैगाम एक शख्सियत जिन्होंने मुझे दिया था वो पहुंचाया था कि किन किन लोगों को तब्दील करना ज़रूरी है। शुरू के जो 3-4 ओवर थे उसमें वो ये कर सकते थे, अब मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया। अब शायद वो उन्हीं लोगों को तब्दील नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो अब थिक सूप के अंदर चले गए। वक्त तो पूरा कर सकते हैं चीफ मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन शायद उस तरीके की हंगामी तब्दीलियां
जो वो आते ही कर सकते थे। रन रेट को आते ही रीसेट कर सकते थे अगर आते ही जमकर खेलते। लेकिन मुझे लगता है कि मिलिट्री जर्नल्स ने सही तरीका ढूंढा और आते ही बिल्ली मार ली है। अब मुझे नहीं लगता कि वो इस सारे शिकंजे में से निकल सकेंगे जिसके अंदर वो गिरफ्तार हो चुके हैं या रफ्ता रफ्ता हो रहे हैं। ये बिगेस्ट टेस्ट है। 2-3 दिन वैसे तो अब नुकसान हो चुका जो होना था, लेकिन फिर भी इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्हें एक्शन लेना चाहिए। एहसान तूर ने यह भी बताया कि जिस पुलिस वाले ने सलमान अकरम राजा साहब को वहाँ से निकाल के आगे पहुँचाया, उनमें से उन पुलिस वालों में से एक को मुअत्तल भी कर दिया गया। इन तमाम चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें पॉलिटिकल कमेटी के अंदर तफसील से अली अमीन गंडापुर साहब के सामने रखी थीं। अली अमीन गंडापुर साहब को बताया था कि कैसे वो चीफ सेक्रेटरी भी बदल सकते हैं, आईजी पुलिस भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो जर्नल्स के साथ मिलकर खेल रहे थे। और उन्होंने जो नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है, वो मेरा ख्याल है कि वो अब उसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत सारा नुकसान करके गए थे, और जब सुहेल अफरीदी आए तो उनके लिए पहले ही स्पेस बहुत कम कर गए थे। मतलब जितनी स्पेस अली अमीन गंडापुर जर्नल्स को दे गए थे, उसके बाद सुहेल अफरीदी के लिए आके वहाँ से रन रेट ऊपर लेके जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे ही सोचिए कि एक बैट्समैन विकेट पे हो, आउट भी ना हो और रन भी ना बनाए और बॉल्स ज़ाया करता रहे। अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल ऐसे ही किया। जो उन्हें अपनी मर्जी के 20, 25, 30 ओवर मिले, जितने भी मिले, उसमें उन्होंने स्कोर नहीं किया बल्कि डॉट बॉल्स करके वो बॉल्स को ख़राब करते रहे। और तहरीक इंसाफ के ऊपर आज जो माउंटिंग प्रेशर है, उसका ज़्यादा सेहरा, इसमें कोई शक नहीं कि अली अमीन गंडापुर के ऊपर जाता है। ये कहना कि सुहेल अफरीदी का सारा कसूर है, ये दुरुस्त नहीं है। सुहेल अफरीदी जब आए तो वो पहले ही मुश्किल हालात में आए। आगे बढ़ते हैं। आगे सुहेल अफरीदी साहब ने खुल के अब बात की, और यहाँ पर मैं उन्हें मुकम्मल सपोर्ट करूँगा इस इशू के ऊपर, क्योंकि इशू टू इशू मेरी ना किसी से दोस्ती है ना किसी से दुश्मनी है। दोस्ती तो सभी से है पार्टी के अंदर, दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जो काम दुरुस्त होगा वहाँ आपकी मुकम्मल और भरपूर सपोर्ट हमारी तरफ से होगी। और वो है जो शेख वकास अकरम साहब ने बयान दिया, जो गैर ज़रूरी था। वाज़े तौर पर लग रहा था कि वो मिलिट्री जर्नल्स को खुश करने के लिए वो बयान दे रहे थे, अपने ही चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ पब्लिकली बयान दे रहे थे एक सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन के तौर पर। वो बहुत ही, मैं ये कहूँगा, इनएप्रोप्रिएट उनकी हरकत थी। पार्टी के अंदर अगर कोई डिसिप्लिन होता तो उनको तंबीह अभी तक की जा चुकी होती और उसकी पब्लिक स्टेटमेंट भी आ चुकी होती। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा था, शेख वकास अकरम साहब ने, कि जो सुहेल अफरीदी साहब ने 10 जून के प्रोटेस्ट की कॉल दी है, वो उन्होंने दी है। पार्टी को कुछ पता नहीं, ऐसी कॉलें नहीं देनी चाहिए। पहले भी लोग ऐसी कॉलें देते रहे हैं और पार्टी उनका भरम रखती रही है। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने आसान लफ्ज़ों में ये कहा कि सुहेल अफरीदी साहब ने ऐसे ही बोंगी मार दी है, कोई एहतजाज नहीं होना और हमारा कोई प्रोग्राम नहीं। ये लफ्ज़ उनके नहीं है, लेकिन कहने का मतलब उनका तकरीबन यही था। अब सुहेल अफरीदी का रद्द अमल आया है। उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती फ़ैसलों में मैं आज़ाद हूँ। दूसरा, शेख वकास वहां आ सकते हैं तो शिरकत करें, वरना किसी की आलाकारी ना करें। किसी की आलाकारी ना करें मतलब वो किसी के आलाकार मत बने। जाहिर है मिलिट्री जर्नल्स की बात हो रही है यहां। एमएनए और एमपीएस का एहतजाज है। शेख वकास अकरम भी आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते तो ना आए, अगर आ सकते हैं तो आ जाएं सुहेल खान अफरीदी। ये लोग मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं। हम 10 तारीख को इजलास के दौरान पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करेंगे। शेख वकास आना चाहते हैं तो ज़रूर आए। इसकी नौबत ना आती अगर शेख वकास अकरम बग़ैर टेलीविज़न पे ऐसा बयान देने के सीधा मैसेज करके उनसे पूछते कि आपने 10 तारीख का जो एहतजाज का ऐलान किया है वो क्यों किया है। उनसे बात नहीं करनी थी तो पार्टी की सीनियर तरीन लीडरशिप से बात करते और उनसे पूछते और इस मामले को पार्टी के अंदर हल करते, बजाय इसके कि चीफ मिनिस्टर के लिए एक सुबकी का बायस बनते। अब वो कहेंगे आप भी तो अभी पहले फैसले के ऊपर सुहेल अफरीदी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैं इस वक्त पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन नहीं हूँ, मैं इस तरीके से कोई पोर्टफोलियो होल्ड नहीं कर रहा। मेरी तनकीद को तो आप हथियार बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये जो हमारे जौहरी किस्म के लोग हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, बाद में आप हमें निकाल दीजिएगा, अच्छे वक्त में तहरीक इंसाफ से अलग कर दीजिएगा, कोई गिला शिकवा नहीं होगा, लेकिन अभी तो हमें इस्तेमाल कर लीजिए। हमारी जो तनकीद है उसी को इस्तेमाल कर लीजिए। हमें दिखा के यही कह दीजिए कि हमारी मजबूरी है, हमारे ये जो जौहरी किस्म के वर्कर्स हैं या साथी हैं ये तनकीद करते हैं, हमारे लिए सिचुएशन तंग होती है, आप ऐसे काम ना करें ताकि ये जो जौहरी किस्म के हमारे साथी हैं इनके सामने हमें नदामत ना हो।
یہ میں نے بہت دیر پہلے پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو بھی یہ کہا تھا کہ ہم نے جب سب کچھ سر پہ باندھ دیا ہے اور جان ہتھیلی پہ رکھ لی ہے تو آپ اور کچھ نہیں تو ہمیں استعمال ہی کر لیں, اپنے لیے اسپیس کریٹ کر لیں ہمیں استعمال کر کے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ کئی دفعہ لگتا ہے کہ آپ تو اسپیس بھی کریٹ کرنا نہیں چاہتے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آئندہ مالی سال کا بجٹ آ رہا ہے. بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ضروری ہے. خیبر پختونخوا کی عوام نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا ہے. ہم نے بجٹ تیار کیا ہے. فائنل اپروول بانی عمران خان نے دینی ہے. عمران خان کی آنکھ کا معاملہ سنگین ہو رہا ہے. سہیل آفریدی صاحب سے میری گزارش ہے کہ ایک تو بانی آپ کو نہیں کہنا چاہیے, صرف عمران خان کہنا چاہیے. یہ جرنلز کہلواتے ہیں جرنلسٹوں سے ٹیلی ویژن کے اوپر, آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے. پچھلی خبر میں ہم نے دبا کے آپ کو سپورٹ کی ہے, یہاں پر پھر آپ کو کہنا پڑے گا چھوٹے بھائی ہیں آپ کہ بانی جو کہتے ہیں. اور اگر کوئی ٹیلی ویژن خود سے یہ یوز کر رہا ہے آپ کے لفظ, تو آپ کو چاہیے یہ کہ اگلی دفعہ جب میڈیا سے بات کریں تو کہیں کہ میرے نام کے ساتھ جب آپ عمران خان کا نام چلائیں تو بانی مت لکھیں, عمران خان لکھیں. پچھلی دفعہ فلاں چینل نے یہ حرکت کی ہے اور میں ان کی مذمت کرتا ہوں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اگلی دفعہ وہ چینل خود ہی بندے کا پتر بن جائے گا. آگے شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ سہیل آفریدی کہتے ہیں کہ شیر افضل مروت کی پٹیشن کسی کو خوش کرنے کے لیے دائر کی گئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ تمام ایم پی ایز عمران خان کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں. جو نہیں کھڑا ہوگا اس کی تحریک انصاف میں کوئی جگہ نہیں ہے. درست بات کر رہے ہیں, ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں بیرسٹر گوہر علی میدان میں آئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے خیبر پختونخوا کے اراکین اسمبلی سے میں رابطے میں ہوں. پہلے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ملاقات کروں گا, پھر اراکین اسمبلی کے تحفظات سنوں گا, اور جو ناراض دڑے ہیں ان کو ظاہر ہے ان سے بھی بات کرنی پڑے گی, اور یہ پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے, اسے اندر ہی حل کریں گے, یہ بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں. آگے صحافی یاسر حسین خبر دے رہے ہیں کہ اطلاعات ہیں کہ رات گئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے 2 ٹوک کہہ دیا کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جو بھی کرنا ہے اب وہ کریں گے. مذاکرات کے کھیل سے مزید وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا. جنید اکبر بھی سہیل آفریدی کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں. محمود خان اچکزئی کو پیغام بھیج دیا گیا ہے. اچھی بات ہے, اگر ایسا کوئی فیصلہ کیا گیا ہے ہماری بھرپور تائید ہوگی اور اگلے چند دن میں نظر آ جائے گا. اگر بجٹ آنن فانن پاس کیا گیا, بغیر کچھ کیے پاس کیا گیا, تو پھر یہ خبر غلط ہے یاسر حسین صاحب کی. اور سب کچھ مطلب کوئی لمبی بات نہیں ہے, یہ پولیس کا معاملہ ہی کل تک پتہ چل جائے گا کہ کتنا ریٹیلیٹ چیف منسٹر آفس کرتا ہے اس ساری بات کے بعد. اگلی خبر, علیمہ خان کی تجویز کے بعد خیبر پختونخوا میں صوبائی بجٹ سے متعلق خدشات. ہمارے پاس 29 جون تک کا وقت ہے. بی بی سی نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے اور بیانات پیش کر رہا ہے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب کا. وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ تیار ہے, تاہم پیش کرنے یا مؤخر کرنے کا حتمی فیصلہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کریں گے. علیمہ خان نے مطالبات منظور ہونے تک بجٹ پیش نہ کرنے کی تجویز دی ہے, جبکہ عمران خان سے مشاورت کا مطالبہ بھی برقرار رکھا ہے. مشیر خزانہ مزمل اسلم کے مطابق وفاقی واجبات نہ ملنے کے باوجود صوبہ بجٹ پیش کرنے کی پوزیشن میں ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے مزمل اسلم صاحب بھی ہیں تو ہمارے بھائی, یہ بھی مکمل تیار ہی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے ملے نہ ملیں ہم مکمل تیار ہیں بجٹ پیش کرنے کے لیے. ان کو بجٹ پیش کرنے کی اتنی جلدی ہے کہ لگ رہا ہے کہ ان کا بس چلے تو 5 تاریخ کو ہی بجٹ جو ہے وہ پاس کروا دیں, مطلب پرسوں کو ہی. آپ کو تو چاہیے کہ ابھی ہمیں یہ دیکھنا ہے, ہمارا یہ مسئلہ ہے, ہمارا وہ مسئلہ ہے. آپ کو سپیس لینے کے لیے سپیس دینی پڑنی ہے سہیل آفریدی کو, اور آپ کو بہت ساری وجوہات تلاش کر کے یا تراش کے ان کے سامنے رکھنی پڑنی ہے کہ ان وجہوں سے بجٹ ڈیلے ہو سکتا ہے. آپ جناب ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہے ہیں کہ بجٹ بالکل تیار ہے, اب سہیل آفریدی نے دیر کرنی ہے جو کرنی ہے. کیا کہوں میں اس بات کے اوپر. ہم ابھی مزمل صاحب کے بیان کو ڈائجسٹ کر رہے تھے کہ آگے ہمارے بہت ہی اچھے دوست شوکت یوسف زئی صاحب کا بھی بیان آ گیا. وہ نئے پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری بنے ہیں صوبے کے خیبر پختونخوا کے. انہوں نے بیان دیا کہ بجٹ بروقت پیش ہوگا. آئینی طور پر 29 جون تک کا وقت موجود ہے. 30 جون تک بجٹ منظور نہ ہونے کی صورت میں مالیاتی, سیاسی اور آئینی پیچیدگیوں کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ بجٹ جو ہے وہ وقت پر ہی پیش ہوگا. آپ ذرا غور کیجئے کہ بجٹ پیش کب ہوگا, کتنے وقت پر ہوگا, کتنی جلدی ہوگا, کتنا تیار ہے. یہ ذرا غور کر لیجئے کہ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ تحریک انصاف کے اندر سے ہی کہہ رہے ہیں. آپ نے بجٹ پاس کرنا بھی ہے تو آپ کو کوئی
फोकी शोकी धमकी दे दें चंद दिन के लिए, आप और मुजम्मल साहब। आप लोग यही कह दें कि नहीं, हमने बजट पास नहीं करना, हमने सरप्लस नहीं करना जब तक इमरान खान साहब तक रिसाई ना हो। झूठा ही सही बयान ही दे दीजिए। आप तो दोनों बढ़ बढ़ के कह रहे हैं कि बजट वक्त पर ही पास होगा, बजट मुकम्मल तैयार है, सुहेल अफरीदी ने बस ऐलान करना है। वही तमाम बातें जो मिलिट्री जर्नल्स लोगों के कानों में डालना चाहते हैं कि बजट पास वक्त पर ना हुआ तो मालियाती, सियासी, आइनी पेचीदगियां होंगी, वो सारी दायमी बीमारियां आपने गनवा के हकीम साहब रख दी हैं। हालांकि आपको बार बार ये बता चुके कि पूरी दुनिया के अंदर बजट डिले किए जाते हैं और महीने या 15 दिन या 2 महीने की कलील मुद्दत के लिए बजट पास किए जाते हैं ताकि उन दिनों के लिए सूबा चल सके और आगे बजट को लटका सकें। उससे ना आपकी हुकूमत गिरेगी, ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा, जो कि आगे माशाल्लाह से शौकत यूसुफजई साहब भी कह रहे हैं और मुजम्मल जो असलम साहब हैं वो भी यही कह रहे हैं कि अगर बजट पास ना हुआ वक्त पर तो फिर ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं एग्री नहीं करता आपसे, ये प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती अगर आप इसे बेहतर तरीके से स्मार्टली, पॉलिटिकली एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ मैनेज करें। अब फिर आप कहेंगे कि गिल साहब क्या स्मार्ट स्ट्रेटजी, जर्नल्स ने जो करना है वो करवाना ही करवाना है। चलें, कम से कम खुल के तो करेंगे ना। आप उनके पर्देदार क्यों बनते हैं? आप अपना नाम गंदा क्यों करते हैं? आप बढ़ बढ़ के बयान क्यों देते हैं कि हमारा बजट तैयार है, टाइम पे हमने मंजूर कर लेना है? आप तो कम से कम खामोश रहें, सुहेल अफरीदी को कुछ स्पेस तो दें। जब आप उनके वजीर जो हैं, उनके काबीना के मेंबर ही ये कहेंगे कि बजट मुकम्मल तैयार है, बजट वक्त पर होगा, तो फिर कौन डिले करेगा इस बजट को, और क्यों होगा? आप तो बयान देने की हद तक भी डिले करने को तैयार नहीं है। आगे चलते हैं जी। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद ने इमरान खान और साथी जिन लोगों के नाम इस मुकदमे में डाले हुए हैं उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस की समाअत की है। फॉरेन फंडिंग केस की स्क्रूटनी मुकम्मल कर ली गई है। अदालत ने फॉरेन फंडिंग केस की समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी है। एक नया केस, एक नए मुकदमे के अंदर अब इमरान खान साहब को सजा देने की दूसरी तरफ से मुकम्मल तैयारी है। आप बजट पास करें, बजट आपका बिल्कुल तैयार है। मुजम्मल असलम साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल तैयार है, कोई कमी मौजूद ही नहीं है, मुझे कहें तो मैं अभी पास कर देता हूं। अच्छा जी, आगे पंजाब असम्बली में अराकीन के लिए जदीद टैबलेट्स, मतलब कि आईपैड जैसे होता है या सैमसंग गैलेक्सी जैसे टैबलेट्स होती हैं, वो नस्ब कर दी गई हैं। 371 टैबलेट्स अराकीन की नशस्तों पर लगाई गई हैं। 3 ऐवानी अफसरान और एक स्पीकर की नशस्त पर भी नस्ब की गई है। अब इनको चलानी भी सिखा दीजिएगा और देखिएगा बहुत सारे दोस्त कहीं उसके ऊपर कुछ लगा दीजिएगा पाबंदी। ये ना हो कि वहाँ पर गंदी फिल्में चल रही हों। हमारी तो मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहबा कहती हैं कि उनके पास बहुत सारे लोगों की गंदी फिल्में हैं। ये ना हो कि वही ज़ख़ीरा कहीं गलती से चल जाए जो उनके पास फिल्में हैं, तो वहाँ पर असम्बली के अंदर गंदी फिल्में देखी जा रही हों। ज़रा थोड़ी सी मेहरबानी करनी, इसके ऊपर वो सारी प्रोटेक्शंस जो हैं वो लगा दीजिएगा। और ज़्यादातर मेम्बरान अब इसके ऊपर कार्ड्स वगैरह खेलेंगे, वो ताश वगैरह जो है वो खेलेंगे मेरा ख्याल है, क्योंकि आगे खबर दी जा रही है। सादिया मज़हर बहुत ही अच्छी रिपोर्टर हैं, बहुत उम्दा रिपोर्टिंग करती हैं। वो ये खबर दे रही हैं कि कौमी असम्बली में भी सब अराकीन को इसी तरह आईपैड्स दिए गए थे। स्पीकर साहब ने फिर कहा कि आप सबको आईपैड्स दिए गए, आपने लेके आने हैं असम्बली में, ताकि ये जो कागजात प्रिंट करके हम आपको देते हैं बजट के लिए और दूसरी चीज़ों में, वो कागजात की प्रिंटिंग के पैसे बच जाएंगे। ये बात दुरुस्त है। सभी को इतने बड़े बड़े थद्दे दिए जाते हैं, उनमें से कोई एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता माजरत के साथ, और वो करोड़ों रुपए बजट के उस फोटोकॉपी के ऊपर इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके प्रिंट आउट करने के ऊपर। इससे बड़ी अहमकाना हरकत कोई नहीं हो सकती। लेकिन सादिया मज़हर बताती हैं कि वो आईपैड जो हैं वो ले गए मेम्बरान घरों में और कोई भी वापस नहीं लेके आया इजलास के दिन। अब मुझे लगता है कि फिर उन्हें प्रिंट आउट देने पड़ेंगे। अब हमें कुछ सहाफ़ी इस्लामाबाद से ये भी बताते हैं कि वो ज़्यादातर मेम्बरान ने अपने बच्चों को दे दिए, घरों में मुलाजमीन को दे दिए, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि कई मेम्बरान को वो इस्तेमाल भी नहीं करने आते। आगे बढ़ते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि नौजवानों को मज़ीद टैक्सियाँ देनी हैं। जी हाँ, 5000 ई टैक्सियाँ मिलेंगी नौजवानों को। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा पहले ही ऊपर है, लेकिन लोगों की कीमतें ख़रीद की जो सक्कत है वो आपके सामने है। आप टैक्सियाँ देंगे, लेकिन लोग उसका किराया कहाँ से देंगे, ये आप ज़रा खुद से सोच लीजिए। पहले लोगों के लिए ओवरऑल इकॉनमी के अंदर ऐसी स्पेस तो क्रिएट कीजिए ना। टैक्सी जो है वो कोई शक नहीं कि दरकार है, होनी चाहिए, लेकिन वो सबसे अल्टीमेट और महंगा ज़रिया है पूरी दुनिया के अंदर सफ़र करने का।
آپ اس سے پہلے جو سستے طریقے ہیں ان کو تو لے آئیے. ان کو بھی جب آپ لاتے ہیں تو اتنا مہنگا پروگرام کرتے ہیں, جیسے ابھی ایمن آباد تک جو آپ ایک میٹرو بس بنا رہے ہیں وہ شاید 100 ارب سے بھی زیادہ اس پر آپ نے بجٹ رکھ دیا ہے. تو بہرحال ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے. انجام گلستان کیا ہوگا, آپ کو کیا کیا بتائیں. آگے مظہر برلاس صاحب کی خبر ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک معاون خصوصی وزیر مملکت نے مبینہ طور پر اپنی وزارت میں 15 لاکھ کے مساج کا بل جمع کروایا ہے. وزیر موصوف کا کہنا ہے کہ انہوں نے تھائی لینڈ سے مساج کروایا تھا. اب وزارت کے سیکرٹری بل پر دستخط نہیں کر رہے. پاکستان میں آپ دیکھ لیجئے مہنگائی کے کیا حال ہیں, لیکن وزیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے ان کا مساج کیا جائے. یا جو مساج کیا گیا ہے 15 لاکھ روپے کا بل, مظہر برلاس صاحب کی یہ خبر ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جمع کروایا ہے اور سیکرٹری اس کو اپروو نہیں کر رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. کرپشن ثابت کریں تو سیاست چھوڑ دوں گا, رہنما پیپلز پارٹی جاوید بٹ, انہوں نے یہ اعلان کیا. گاڑی تو آپ نے ابھی تک واپس نہیں کی. رپورٹر کا سوال, جو ان کو سرکاری گاڑی ملی ہوئی تھی, عہدہ چلا گیا, گاڑی واپس کرنی تھی, تو رپورٹر نے سوال پوچھا. بٹ صاحب نے آگے سے کہا گاڑی میں نے فی سبیل اللہ لی ہے, میں غریب آدمی ہوں. ان سے رپورٹر پوچھتا ہے کہ گاڑی فی سبیل اللہ کیسے لے لی, یہ تو سرکاری گاڑی ہے. انہوں نے کہا سارے لیتے ہیں, میں نے بھی لے لی ہے. جاوید بٹ صاحب کہتے ہیں سارے لیتے ہیں, میں نے بھی لے لی ہے. بس آپ سارے مل کے لیں جناب قوم کی یہ گاڑی, اور قوم کے پلے کچھ نہ چھوڑیں. بس وجہ یہی بتائیں کہ سارے لیتے ہیں اس لیے میں نے بھی لے لی ہے. بس آپ کی کسر رہ گئی تھی کہ آپ نے لینی تھی. اچھا ہوا اب آپ نے بھی لے لی ہے گاڑی. اب آپ یہ واپس نہ کیجیے گا, کیونکہ اگر آپ نے نہ لی تو قوم تو بالکل ہی, میرا مطلب ہے کہ رک جائے گی قومی ترقی اگر آپ نے نہ لی. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کی بھی یہ گاڑی کسی نے لینی ہے. کل کو کسی نئے نے آنا ہے, اس نے آپ سے چھینی. عوام تو بیچاری نہیں لے سکتی آپ سے, عوام تو اس گاڑی کو لینے کی کیا سوچے گی, لیکن کوئی نہ کوئی اور آئے گا, وہ یہ آپ کی گاڑی لے گا. لیکن یہ کہیں گے کہ اگر ہم نے کوئی کرپشن کی, وجہ سے منصور علی خان اس دن کہہ رہے تھے کہ مجھ پر کیا کبھی فائنانشیل کرپشن کا. یہ جب آپ مریم نواز کہتی نا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, جب نواز شریف کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ہم نے آج تک عوام کی خدمت کی, ایک پیسے کے روادار نہیں ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں کہ ایک دھمڑی کی کرپشن میرے پر ثابت ہو جائے تو میں ریزائن کر دوں گا. اور منصور علی خان صاحب کہتے ہیں کہ کیا میں نے کبھی فائنانشیل کرپشن کی ہے. یہ تمام لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یقین کیجئے یہی سوچتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا, کیونکہ اگر یہ کریں تو پھر ان کا ضمیر ملامت تو کرے نا. تو شاید شروع میں کیا ہو, لیکن پھر انہوں نے اسے میٹھی نیند سلا دیا, اور اب ان کا ضمیر ان کو بالکل ذرا سا جھٹکا بھی نہیں دیتا. اس لیے پورے کانفیڈنس اور تم تراک کے ساتھ آپ کے سامنے اسکرین پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کہیں پر کرپشن کی ہے تو ہمیں بتائیے. آگے بڑھتے ہیں. کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں, انہوں نے خیر وہ پنجابی ویلاگ میں ہم نے اس کو کور کیا ہے اسٹوری کو, کیونکہ وہ اب سیدھا ہی وہاں پر نواز شریف صاحب کو بددعائیں دینا شروع ہو گئے ہیں. گلگت بلتستان میں جلسوں کے اندر بددعائیں دے رہے ہیں. کیا بددعائیں دے رہے ہیں اس کو تفصیل میں ہم نے وہاں پر کور کیا ہے. لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ نواز شریف گلگت بلتستان کے الیکشن کمیشن سے NOC لے کر وہاں گئے تھے. گلگت بلتستان میں PTI کا کوئی امیدوار مقابلے میں ہے ہی نہیں. وہاں صاف, شفاف اور کریڈیبل الیکشن ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ خود ہی اگلی بات سوچ لیجئے کہ تحریک انصاف کو زبردستی الیکشن سے نکال کے اعلان کیا جا رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.